दोस्तों, पहले लग रहा था कि हिजबुल्लाह और हमास की तरह ही हूती रेबल्स से भी इजरायल निपट लेगा, लेकिन अब दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका की भी पसीने छूट रहे हैं हूती रेबल्स के सामने। हमने देखा कि 4 मई को हूती रेबल्स ने इजरायल के तेल अवीव के गुरियन हवाई अड्डे पर मिसाइल हमला किया, जिसमें 8 लोग घायल हुए और एयरपोर्ट को भी नुकसान पहुंचा था। इसके जवाब में इजरायली एयरफोर्स ने 5 मई से यमन के हूती कंट्रोल वाले इलाकों में हवाई हमले शुरू किए, जिसमें सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी शामिल था। इससे पहले मार्च 2025 में अमेरिका ने ऑपरेशन रफ राइडर शुरू किया था, जिसमें यमन में हूती रेबल्स के ठिकानों पर भारी हवाई हमले किए गए। खबर आई कि 500 से 600 हूती रेबल्स मारे गए थे और उनके हथियारों को भी तबाह किया गया था, लेकिन हूती पीछे नहीं हटे, बल्कि और मजबूती से इजरायल और अमेरिका का मुकाबला करने लगे। अब तक हूती रेबल्स ने 190 से ज्यादा जहाजों पर हमला कर उनको डुबो दिया है। इसकी वजह से लाल सागर से गुजरने वाली शिप्स के नंबर्स 60% तक गिर चुके हैं और कंपनियां अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप के रास्ते जहाज भेजने को मजबूर हैं, जिससे कार्गो की लागत बढ़ गई है। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि मई 2025 में अमेरिका और हूती रेबल्स के बीच ओमान में एक बैठक हुई और सीज फायर की बात हुई, लेकिन हूती रेबल्स ने साफ कर दिया है कि वे इजरायल को निशाना बनाते रहेंगे जब तक वो गजा पर जुल्म करेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि वो क्या वजहें हैं कि अमेरिका जैसा सुपर पावर वाला देश भी हूती रेबल्स से बातचीत करने के लिए उसको टेबल पर आना पड़ा, जबकि अमेरिकन नेवी तो बहुत ताकतवर है। हालांकि आज हूती रेबल्स के बारे में बहुत ज्यादा बात हो रही है, लेकिन इसकी शुरुआत पर नजर डालें तो हम देखते हैं कि 1990 के शुरुआती सालों में ये ग्रुप कुछ नौजवानों ने शुरू किया था, लेकिन जल्द ही ये यमन में मशहूर हो गया। इसकी अगुवाई कर रहे थे हुसैन अल हूती। शुरू में इनका ध्यान इस्लाम के जैदी शिया कम्युनिटी को उनका हक दिलाने के नाम पर था, लेकिन जैसे ही अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो हूती रेबल्स का रवैया क्रांतिकारी हो गया। थोड़े ही वक्त में उन्होंने यमन की सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। अगले 10 सालों तक यमन के राष्ट्रपति अब्दुल्ला सालेह ने उन्हें दबाने की कोशिश की। इससे हूती रेबल्स को यमन के उत्तर के पहाड़ों में भागना पड़ा। यमन और सऊदी अरब के बीच फंसे हूती रेबल्स ने धीरे धीरे मिडिल ईस्ट के दूसरे शिया गुटों से नजदीकियां बढ़ाई। फिर उन्होंने ईरान और उसके एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का साथ लेना शुरू किया। साल 2011 में जब यमन में क्रांति हुई तो लड़ाई धीरे धीरे ईरान सऊदी के बीच छुपी हुई जंग का हिस्सा बन गई। जब यह क्रांति सिविल वॉर में बदल गई तब हूती रेबल्स ने बड़ी चालाकी से यमन के अंदर हालात को अपने हक में कर लिया। उन्होंने उस वक्त के हटाए गए राष्ट्रपति सालेह से हाथ मिला लिया और फरवरी 2015 तक राजधानी सना पर कब्जा कर लिया। लेकिन जब सालेह को दोबारा सत्ता मिली तो उन्होंने हूती रेबल्स से मुंह मोड़ लिया, मगर तब तक हूती रेबल्स ने सालेह की सेना में अपने लोग घुसा दिए थे। थोड़ी सी लड़ाई के बाद हूती रेबल्स ने सालेह को हटा दिया और सेना पर कब्जा कर लिया और रातों रात ये छोटा सा विद्रोही ग्रुप उत्तर यमन की फौज और देश का मालिक बन गया। सबसे बड़ी बात यह थी कि अब उन्हें समुद्र तक पहुंच मिल गई थी। अब हूती रेबल्स के पास बाब अल मंडेब जैसा इलाका था जो सिर्फ 30 किलोमीटर चौड़ा है, जहां से ग्लोबल सप्लाई होती है। यह रास्ता सामान ले जाने वाले जहाजों के लिए बहुत जरूरी है। तो वहीं दूसरी तरफ इस इलाके में समुद्री लुटेरों के पास भी बहुत मौका होता है। हूती रेबल्स भी इसमें कूद गए। समुद्र तक पहुंच मिलते ही उन्होंने नई सप्लाई लाइनें बनाई, हथियारों के इंटरनेशनल कारोबार में घुस गए। हालांकि बाद में उन्हें अदन नाम के पोर्ट शहर को छोड़ना पड़ा था, फिर भी समुद्र में लूट और काले कारोबार से उन्हें बहुत पैसा मिला। 2020 तक ये कमाई $1.5 अरब से भी ज्यादा पहुंच चुकी थी। हूती रेबल्स की ये तरक्की देखकर सऊदी सरकार डर गई। 2015 में सऊदी अरब ने सीधे इस लड़ाई में कूदने का फैसला किया है। इस जंग की अफरा तफरी में हूती आंदोलन खुद को जिंदा रखने में कामयाब रहा, क्योंकि उन्हें ईरान और लेबनान से सामान और मदद मिल रही थी। सालों तक चले सऊदी अरब के हवाई हमलों ने हूती रेबल्स को सिखा दिया कि कैसे छुपकर लड़ना है और गुरिल्ला वॉर कैसे करना है। जब हूती रेबल्स ने यमन के कई पोर्ट्स पर कब्जा कर लिया तो उन्हें यमन की पुरानी नेवी के कुछ खतरनाक हथियार भी मिल गए, जैसे कि दुश्मन के जहाज़ों को उड़ाने वाले मिसाइल, पानी के नीचे चिपकाने वाले बम जिसे लिम्पेट माइंस कहते हैं। फिर ईरान की मदद से हूती रेबल्स ने इन पुराने हथियारों को दोबारा बनाया, उन्हें और खतरनाक हथियारों में तब्दील कर दिया। 2022 तक हूती रेबल्स के पास धमाके करने वाली नावों की एक बड़ी फ्लीट तैयार हो गई थी। इसके साथ साथ ईरान ने उन्हें कई तरह की जहाज़ों को मार गिराने वाली मिसाइलें भी दी, जैसे एनोआर मिसाइल जिसकी दूरी 120 किलोमीटर है, कादिर मिसाइल जो 200 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है और बैलिस्टिक मिसाइल जो 300 किलोमीटर तक निशाना लगा सकती है। इसके साथ साथ अब तो हूती रेबल्स के पास हाइपरसोनिक मिसाइलें तक हैं। इसके अलावा धीरे धीरे हूती रेबल्स के पास ऐसे ड्रोन्स और हथियार भी आने लगे जो उड़ते रहते हैं और मौका देखकर हमला करते हैं, जैसे समाद 3 ड्रोन और तोल्फान 3। पानी में चलकर हमला करने वाला ब्लोफिश हथियार भी हूती रेबल्स के पास है। ऐसा माना जाता है कि इन हथियारों का इस्तेमाल ईरान की खुफिया एजेंसी के एक ग्रुप की निगरानी में होता है जो MV बेशद नाम के एक जहाज पर बैठकर अरब सागर में छुपकर जासूसी और जानकारी इकट्ठा करने का काम करता है। दोस्तों, समय के साथ हूती रेबल्स से सऊदी अरब की लड़ाई बहुत महंगी साबित होने लगी, इतनी महंगी कि अब उसे संभालना मुश्किल हो गया था।
इसलिए साल 2021 तक सऊदी अरब ने ये संकेत देना शुरू कर दिया था कि वे अब इस लड़ाई से पीछे हटना चाहते हैं। तो जो हूथी रेबल्स 2015 में यमन की राजधानी पर चढ़ाई करने निकला था वो अब पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका था, जिसने सऊदी अरब जैसे ताकतवर मुल्क को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। जब सऊदी अरब के साथ एक समझौते की बात होने लगी तो हूथी रेबल्स ने अपनी ताकत को देश के अंदर और दुनिया में मजबूत करने की कोशिश शुरू कर दी। उसी वक्त इजरायल और गजा के बीच 7 अक्टूबर 2023 को लड़ाई भड़क गई और हूथी रेबल्स को एक नया मौका मिल गया। उन्होंने गजा का साथ देना चालू कर दिया और समुद्र में दोबारा से अपने काले कारनामों को फैला दिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि जुलाई 2002 में अमेरिका की नौसेना ने एक जंग की प्रैक्टिस की थी जिसे मिलेनियम चैलेंज कहा गया था। इसमें यह दिखाया गया था कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच जंग होती है तो क्या होगा। इसमें एक दिलचस्प बात यह निकली कि अमेरिका की बड़ी और भारी भरकम नेवी छोटी और गुरिल्ला मार करने वाली टुकड़ियों से बचने में नाकाम रही थी। इस जंग की प्रैक्टिस में ईरान बनकर खेल रही टीम ने अपने लड़ाके फैलाकर रखे थे और डिजिटल तकनीक में पकड़ में आने से बचने के लिए पुराने तरीकों का इस्तेमाल किया, जैसे मोटरसाइकिल से संदेश भेजना और लाइट के इशारे देना। जब उन्होंने अमेरिका की नेवी पर हमला किया तो उन्होंने एक साथ बहुत सारी छोटी छोटी घातक हथियारों से लैस नावें भेजी और साथ ही क्रूज मिसाइलों की बौछार कर दी। इससे अमेरिका की नेवी को बड़ा नुकसान हुआ और अनुमान लगाया गया था कि सच में अगर ऐसा होता तो करीब 20,000 नेवी सेना के जवान मारे जाते, साथ ही साथ 16 वॉरशिप्स डूब जाते, 1 एयरक्राफ्ट कैरियर, 10 बड़े जहाज यानी कि क्रूजर और 5 एम्फीबियस जहाज तबाह हो जाते। अब 23 साल बाद अमेरिकन नेवी एक वैसी ही परेशानी का सामना कर रही है। हाँ, हूथी रेबल्स के पास ईरान जैसी ताकत नहीं है, लेकिन अमेरिका की नेवी की भी अपनी बंदिशें हैं क्योंकि जियोपॉलिटिकल हालातों ने उसे बांध रखा है। जैसे साउथ चाइना सी में हालात बिगड़ रहे हैं, मगर अमेरिका अपने ज्यादा जवान और जहाज उस ओर भी नहीं भेज सकता क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज कम है। अब कितनी भी बड़ी आर्मी हो, हर जगह तो अमेरिकी जहाज नहीं भेजे जा सकते हैं। जैसे यूक्रेन पर अभी रूस हमला कर रहा है, मिडिल ईस्ट में हालात बिगड़ते जा रहे हैं, चीन भी ताइवान पर पिला पड़ा है। इसलिए अमेरिका और CIA कई जगहों पर एक साथ ध्यान नहीं दे पा रहे। और सिर्फ पैसे की बात नहीं है, पॉलिटिकल कीमत भी लगती है। तभी तो ट्रंप चाहता है कि यूक्रेन वाला मसला सबसे पहले निपट जाए, क्योंकि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी नेवी की मालिक है, उसे हर जगह अपनी मौजूदगी बनाए रखनी पड़ती है। लेकिन जब एक जगह से अपने जहाज हटाकर वो दूसरी जगह भेजता है तो उस पहली जगह पर वो कमजोर हो जाता है। जैसे यमन के मामले में भी यही हुआ था। अमेरिका को साउथ चाइना सी में चीन और फिलीपींस के बीच बढ़ती टेंशन के चलते US थियोडोर रूजवेल्ट जैसे जहाज को वहां से हटाना पड़ा। जब अमेरिका ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे कि USS थियोडोर रूजवेल्ट वेस्ट की ओर भेजा तो उसका मतलब था कि अब ईस्ट वाले इलाके में एक बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर कम हो गया। ये एक स्ट्रैटेजिक नुकसान है। एक और दिक्कत यह है कि आज के एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत महंगे होते हैं और इन्हें आमने सामने की लड़ाइयों के लिए बनाया गया है, ना कि छोटे ड्रोन हमलों से निपटने के लिए। मतलब ये कि अगर कोई छोटा सस्ता हमला हो जाए जैसे ड्रोन या धमाकेदार नाव से, तो इतने बड़े महंगे जहाज को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। और कोई नहीं चाहता है कि करोड़ों अरबों का जहाज एक सस्ते हमले से डैमेज हो जाए, क्योंकि इसका जियोपॉलिटिकल असर भी होता है और मीडिया वाले मौज भी लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स अब पोकर चिप्स जैसे हो गए हैं। जब तक आप हारने को तैयार ना हो तब तक इन्हें जंग में भेजने का कोई फायदा नहीं। जैसे अमेरिका के इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में करीब $2 अरब का खर्च आता है। हर महीने उसका ऑपरेशन खर्च ही $70 लाख होता है। अगर थोड़ा भी नुकसान हो जाए तो उसकी मरम्मत पर सैकड़ों मिलियन डॉलर लग सकते हैं। जैसे साल 2000 में हुआ भी था जब USS कोल बम धमाका हुआ था। अलकायदा ने एक छोटी सी विस्फोटक नाव बनाई थी जिसकी कीमत $10 लाख से भी कम थी, लेकिन उस हमले से अमेरिका को $24 करोड़ का नुकसान हुआ और 17 नौसैनिकों की जान चली गई थी। इसी तरह अमेरिका की एक मिसाइल दागने में $1 से $4.5 मिलियन तक का खर्चा आता है। अगर ऐसी महंगी मिसाइलों को 2000 रुपए के ड्रोनों से उड़ाया जाए तो वो ऐसा है जैसे मच्छर मारने के लिए बंदूक चला देना। ऐसी स्थिति में ये कहना मुश्किल हो जाता है कि असल में जीत कौन रहा है और हार कौन रहा है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2023 तक ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन पर 1.8 से $4 अरब के बीच खर्च आया था। हालांकि 2025 में इस ऑपरेशन की लागत और बढ़ गई। मार्च 2025 में एक पूर्व अमेरिकी नेवी अफसर ने बताया कि ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन की महीने की लागत लगभग $600 मिलियन है, जिसमें अकेले एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर दिन भर में $6 से $8 मिलियन तक खर्च होता है। ये कोई छोटा मोटा खर्च नहीं है। इससे पहले इराक और अफगानिस्तान की जंगों ने अमेरिकी जनता को विदेशी जंगों से ऊब दिला दी थी, इसलिए ट्रंप ने भी इसे चुनावी मुद्दा बनाकर सत्ता हासिल की। इस लड़ाई की वजह से अमेरिका की पुरानी चाल जो ये थी कि साथी देशों के साथ मिलकर जंग लड़ना है, वो अब कारगर नहीं रह गई है और गजा को लेकर लगातार आलोचना हो ही रही है। अब बचा कौन? यूरोप। लेकिन उनसे भी कोई खास मदद नहीं मिल रही। यूरोप की नेवल टास्क फोर्स, जिसे ऑपरेशन एस्पिडास कहते हैं, वो
अमेरिका से बिल्कुल अलग सोच पर काम कर रही है। उनका मिशन कहता है कि वे यमन की जमीन पर सीधे हमला नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ जहाज़ों की सिक्योरिटी तक सीमित रहेंगे। लेकिन यूरोपियन नेवी के सामने कई और समस्याएं हैं, जैसे पहले तो काबिलियत की ही है और दूसरी है हौसले की। सीधी बात यह है कि यूरोपियन फ्लीट के पास न तो इतने जहाज हैं कि वे हूती रेबल से निपट सकें, क्योंकि शुरू से ही उनका मिशन इस काम के लिए बना ही नहीं था, डिजाइन ही नहीं किया गया था। और जहां कहीं भी कुछ जहाज इकट्ठा किए जा सकते हैं, वहां भी यूरोपीय कमांड सिस्टम और अमेरिका ब्रिटेन की नेवल टास्क फोर्स के बीच तालमेल नहीं हो पा रहा है, जिससे हालात और ज्यादा बिगड़ गए हैं। इन सब दिक्कतों को देखते हुए ये हैरानी की बात नहीं है कि अमेरिका और यूरोप दोनों के ऑपरेशंस नाकाम साबित हुए हैं। अमेरिकी नेवी को इस तरह जूझते देखकर हूती रेबल्स को और हिम्मत मिली है, जिसकी वजह से उन्होंने बीते कुछ महीनों में जबरदस्त अटैक्स किए हैं। जैसे हम देखें तो जनवरी 2017 से जून 2021 तक 4 साल में हूती रेबल्स ने सिर्फ 24 समुद्री ड्रोन हमले किए थे, यानी औसतन हर 70 दिन में एक हमला। लेकिन नवंबर 2023 से जुलाई 2024 के बीच उन्होंने 77 हमले किए, यानी औसतन हर 3 दिन में एक हमला। अब तक टोटल 190 जहाजों को निशाना बना चुके हैं। इस तरह के हमलों का असर बीमा कंपनियों पर भी पड़ा है। उन्होंने जहाजों को बीमा कराने के रेट यानी कि प्रीमियम बहुत बढ़ा दिए हैं, और इन बढ़ी हुई लागतों का असर पूरी सप्लाई चेन पर पड़ता है। जैसे अगर जहाज़ों को हूती रेबल्स के खतरे से बचने के लिए केप ऑफ गुड होप के रास्ते से भेजा जाता है, तो इसमें 10 दिन का ज्यादा समय लगता है, और ग्लोबल ट्रेड में हर एक दिन की देरी का मतलब है ज्यादा फ्यूल खर्च, ज्यादा क्रू सैलरी और ज्यादा बीमा का प्रीमियम। तो कुल मिलाकर सामान लाना और ले जाना काफी महंगा हो जाता है। अब चूंकि कोई दादागिरी काम नहीं कर रही, इसलिए अमेरिका ने हूती रेबल्स के साथ बैठक की, लेकिन उसमें भी हूती रेबल्स ने अपनी बात साफ कर दी कि वो गजा का साथ नहीं छोड़ेंगे। इसलिए अब अमेरिका के पास सिर्फ 3 ऑप्शंस बचते हैं, जिनमें से किसी एक पर आने वाले दिनों में वो काम करता हुआ दिखाई दे सकता है। पहला ये है कि अमेरिका चाहता है कि यमन की जो ऑफिशियल सरकार यानी कि एडन गवर्नमेंट, उसको वो मजबूत करे। लेकिन समस्या ये है कि ना तो यमन में इस सरकार की चलती है और ना इसके पास फंड्स हैं, और करप्शन इतना ज्यादा है कि अमेरिका पैसा लगाने से पहले 10 बार सोचेगा। लेकिन इसके अलावा और कोई है भी नहीं जो हूती रेबल्स के अलावा यमन की जनता के साथ एक सिस्टमैटिक तरीके से खड़ा हो सके। हालांकि अमेरिका को अफगानिस्तान वाले एक्सपीरियंस याद है, इसलिए उसको मालूम है कई बार ये तरीका काम नहीं करता। उसके पास जो दूसरा रास्ता है वो ये है कि यूनाइटेड नेशंस के जरिए वो मामले में हस्तक्षेप करे, लेकिन ट्रंप ने आते ही यूएन के साथ भी रिलेशंस खराब कर लिए हैं। ऐसे में इस बात की उम्मीद भी बहुत कम लगती है। और तो और यूएन में चीन और रूस शायद ही अमेरिका से सहमत हों। चीन को मनाने के लिए ताइवान उसे सौंपना होगा, और रूस को मनाने के लिए यूक्रेन, जो कि काफी महंगा सौदा होगा अमेरिका के लिए। इसलिए इस विकल्प की भी उम्मीद कम है। तीसरा रास्ता है कि अगर अमेरिका वाकई में हूती रेबल्स को रोकना चाहता है, तो वो कोशिश कर सकता है कि गजा में चल रही इजरायली मनमानी को किसी तरह रोके। तभी हो सकता है कि हूती रेबल्स अटैक्स करना बंद करेंगे, लेकिन इससे इजरायल खफा हो जाएगा, जो ट्रंप कभी नहीं चाहेगा। मतलब कि अमेरिका को लाल सागर ने बहुत हद तक फंसा दिया है, और फिलहाल उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। वो ना तो हूती रेबल्स को मिलिट्री ताकत से रोक पा रहा है और ना ही बातचीत से। उम्मीद करते हैं कि गजा में इजरायल की मनमानी खत्म होगी, और उसी के साथ हूती रेबल्स भी जहाजों पर हमले बंद कर देंगे। आप क्या सोचते हैं कि हूती रेबल्स को अमेरिका के साथ समझौता कर लेना चाहिए, या फिर इजरायल की दादागिरी के खिलाफ लड़ते रहना चाहिए? कमेंट करके बताएं। दोस्तों, जल्द मिलते हैं ऐसे ही किसी एक और टॉपिक के साथ। तब तक ख्याल रखिए, और मास्क वगैरह प्लीज पहनना चालू कर दीजिए। नमस्कार।